सो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम एम एस एक्सेल को सीखने वाले हैं। एम एस एक्सेल एक ऐसा टूल है कि जिसके ज़रिए से हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डाटा के ऊपर फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं और डाटा की मदद से कुछ ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो हमारे पास गिवन डाटा होगा उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करके जो हमें डाटा रिक्वायर्ड है हम वो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल है और आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ये लाजमी होगा। ये टूल एम एस ऑफिस के साथ आता है। तो मे बी आपका जो वर्जन है वो 2016 हो या मे बी 2013 2010 हो सकता है। लेकिन जो मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एम एस ऑफिस 365 है। सो आपका इंटरफेस थोड़ा वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो टूल्स डिस्कस करने वाले हैं और इसके जो फंक्शनैलिटी डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत बेसिक है। तो आपको इससे ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तमाम बेसिक फंक्शनैलिटीज़ सब में कॉमन है। राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एम एस वर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर आप टेक्स्ट के साथ डील करोगे। लेकिन जब आप एम एस एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हो तब इसके अंदर आप डाटा के साथ डील करोगे। ये एप्लीकेशन कोई वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। मतलब ये है कि आप कोई एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हो तो इसके अंदर नहीं होगी। आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हो तो इसके अंदर नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ डाटा के साथ खेला जाएगा। ओके। तो इसके बेसिक इंटरफेस की अगर हम बात करें तो आपको टॉप के ऊपर ये इसके मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, ये तमाम मुख्तलिफ इसके मेन्यूज हैं। हमारा इस लेक्चर के अंदर जो काम रहेगा वो होम, इंसर्ट और डाटा के साथ रहेगा। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर सेल्स बने होते हैं। ये जो डाटा है ये सेल्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पे एंटर होगा। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिखना चाह रहा हूँ, ऐसे ही एक रैंडम डाटा, मैंने इसको यहाँ पे 10 लिख दिया। तो इस सेल की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है। अब एम एस एक्सेल के अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक नंबरिंग के साथ आ रहे हैं और जो कॉलम्स हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम्स होंगी और वो अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग के साथ आ रही हैं। अल्फ़ाबेटिक उनकी नोमिनेशन है। ओके। तो एक कॉलम और एक रो मिलके एक सेल बनाएगा। यानी कि अगर आप देखो कि अगर मैं सी पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरी सी कॉलम। राइट। और अगर मैं यहाँ पे रो पे इस तरह से क्लिक करता हूँ तो मैंने रो 3 सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं कॉलम सी और रो 3 पे क्लिक करता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो इसका सेल का जो एड्रेस बन रहा है, यानी कि इसका जो लोकेशन है वो क्या है, वो है C3। सी का मतलब है सी कॉलम और 3 का मतलब है थर्ड रो। ओके। तो अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम। ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस और यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। जस्ट रैंडम डाटा मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अब हम इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो फ़ॉन्ट को बोल्ड किया जा सकता है। तो फ़ॉन्ट को बोल्ड कैसे करेंगे कि हम इसको पहले चूज़ करेंगे। अब ये देखना कि मैं इसको चूज़ कैसे कर रहा हूँ। इसको मैंने जूम किया है यहाँ से, इस प्लस के साइन से। इसकी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल, और जो व्हील है माउस का आप उसको ऊपर नीचे करके इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ओके। तो मैं यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे इनको बोल्ड करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के लिए आपको ये आइकन नज़र आ रहा है जो मैं मूव कर रहा हूँ, ये प्लस का साइन। आपको इस सेल के सेंटर में क्लिक करना है इस तरह से, और यहाँ पे जो इसके फ़ॉन्ट के जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं यहाँ से आप चूज़ करोगे कि जो आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको बोल्ड करना है तो ये बी का मतलब है बोल्ड, तो मैं इसको यहाँ से बी पे क्लिक कर दूँगा और ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह मुझे बाकी सब भी बोल्ड करने हैं तो मैं सभी को एक ही दफ़ा चूज़ करूँगा और सबको बोल्ड कर दूँगा। तो ये एक ही दफ़ा के साथ ये सारे बोल्ड हो जाएंगे। अब अगर मुझे इनका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। या तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है।
और अगर इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो मैं इस डिक्रीज के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। और फिर उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इसको ड्रॉप डाउन के जरिए से भी जो साइज जो साइज मैं चाहता हूँ वो मैं चूज कर लूँ। जैसे मैं 36 चाहता हूँ अगर, तो मैं इसको यहाँ पे 36 पे क्लिक करूंगा तो ये 36 पे का साइज का बना देगा। लेकिन मुझे इतना साइज चाहिए नहीं, मुझे इसका साइज सिर्फ 12 चाहिए। तो स्टैंडर्ड भी यही है कि आपको जो फॉन्ट साइज रहता है वो चाहे आपकी हेडिंग हो या फिर नीचे जो इसका डाटा आएगा वो हो, तो इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा वो 12 रहेगा। कूल। तो उसके बाद आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ अपना, अली, और ये मैं अपना फैसलाबाद का एड्रेस लिख लेता हूँ और जो भी मेरा फ़ोन नंबर है XYZ, मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ तो ये सारी डाटा एंट्री इसके साथ होती जा रही है। ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, सीरियल नंबर। मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर भी ऐड कर दिया और मैं यहाँ पे 1 की एंट्री भी कर देता हूँ। अब अगर मेरे पास कोई और रिसोर्स होता जिसका मैंने यहाँ पे नाम एंटर करना है तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर के साथ वहाँ पे एंटर कर देता FSD और XYZ, इसका जो जो भी फ़ोन नंबर होगा, तो इस तरह से इसकी डाटा एंट्री होती जाएगी। अब मुझे और भी बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि अब इस फ़ॉन्ट के आइकन के अंदर, फ़ॉन्ट के सब मेन्यू के अंदर मुझे मज़ीद क्या-क्या मिल रहा है कि मैं यहाँ पे इसको चूज़ कर सकता हूँ और इसके ऊपर ये ऐसे बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये इसका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब ये देख रहे हो कि बाकी सबका बॉर्डर नहीं है, ग्रे के अंदर है, इसका बॉर्डर नहीं है। लेकिन इसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ से बॉर्डर को चूज़ किया था। ओके। तो अभी के लिए मैं इसका बॉर्डर नहीं चाहता तो मैं इसका बॉर्डर को नो बॉर्डर चूज कर लेता हूँ तो ये बॉर्डर इसका खत्म हो गया। मैं यहाँ से किसी एक लाइन को हाईलाइट भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको हाईलाइट कर दिया। और अगर मैं किसी का जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना चाहूँ तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इसके टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करना इन और केस, कि मैं क्या करूँगा कि इसको सिंपली रखूँगा, मुझे ऐसे कुछ कुछ भी नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके बहुत सारे अप्लाई कर दूँ, इसके ऊपर फीचर्स बोल्ड भी कर दूँ, मतलब ख़राब कर दूँ इसको ऐसा कि मुझे जैसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि साइड पे कहीं पे, या फिर मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो जैसे पहले था इसका स्टाइलिंग सारी की सारी दोबारा इनके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो एक मेथड ये है कि मैं सबको डिलीट कर दूँ, अभी भी डिलीट नहीं हो रहा, या फिर मैं इनको यहाँ से पकड़ के इसकी जो रो है उसी को डिलीट कर दूँ। डिलीट का ऑप्शन मैं चूज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसको, जो ये इसकी स्टाइलिंग है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए। ये वाला जो लाइन है ये पूरी रो है ये इस जैसे हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इसको चूज करना है। अगेन मैं इसके सेंटर में रख के इसको चूज कर रहा हूँ। फॉन्ट बिल्कुल आइकन जो है इसका बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, फॉर्मेट पेंटर, इसको मैं चूज करूंगा और यहाँ पे थर्ड रो के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो इसके जितनी जो स्टाइलिंग थी वो सारी इस जैसी हो गई है। तो ये एक छोटा सा फीचर है जो आपको बहुत काम आने वाला है। ओके। फॉन्ट मेन्यू के बाद हमारे पास आ रहा है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो, प्लस आप इसको मे बी अगर आप इसको कोई रोटेट करना चाहो या कोई एंगल देना चाहो तो आप एंगल भी दे सकते हो। ओके, तो मुझे सेंटर अलाइनमेंट पसंद है तो मैं इसी के साथ चल रहा हूँ। यहाँ पे गिवन है मिडल अलाइनमेंट, तो ये क्या कर रहा है कि ये रो के सेंटर में इसको लेकर आ रहा है। अब मान लो कि मेरे पास एक हेडिंग है जिसका जो टाइटल है वो ज़्यादा बड़ा है और सेल से बाहर चला जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज़ योर फोन नंबर। अब ये देखो, ये इसका जो टेक्स्ट है ये ज़्यादा बड़ा है, कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं और इस सेल के अंदर पूरा नहीं आ रहा। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इसको चूज़ करूँ और यहाँ से ई और एफ के दरमियान, क्योंकि मैं ई कॉलम का साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ और इतना बढ़ जाए कि इसके साइज के साथ इन कैरेक्टर्स के साथ एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे ई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आइकन देख लो जैसे चेंज हो रहा है, ई और एफ के दरमियान इसको प्लेस करना है आइकन को, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये अपने कॉलम के साइज को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा।
तो यहाँ पे मैं फिर आगे फर्दर यहाँ पे डाटा लिख सकता हूँ। तो मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। ओके, तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास कुछ डाटा आ गया। ठीक है, अब जैसे ये देखो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन है टाइप की, डाटा टाइप की, तो वो इस वक्त दिखा रहा है जनरल। लेकिन ये तो नंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि नंबर इसका डाटा टाइप बन जाए। तो उस केस में मुझे यहाँ पे नंबर को चूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने नंबर चूज़ किया है, तो जैसे नंबर्स के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी पॉइंट के बाद डबल ज़ीरो आना शुरू हो जाते हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्दर डिजिट्स आते हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से नंबर चूज़ कर लिया, तो ये देखो इसके यहाँ पे नंबरिंग वाला डाटा सेट बन गया और पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट्स भी आना शुरू हो गए। तो मुझे ये डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो रिवर्स का ऑप्शन आ रहा है, डिक्रीज डेसिमल का। आप यहाँ पे इसे क्लिक कर सकते हैं। इसके देखो डाटा टाइप स्टिल नंबर ही रहा, लेकिन यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स कम हो गए। आप इसके साथ भी चीज़ कर सकते हो, इसको चूज़ कर सकते हो, यहाँ से नंबर को चूज़ कर लो। अदरवाइज आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर सकते हो और इसमें क्लिक करोगे तो इसमें देखो फॉर्मेट क्या बन गया, नंबर वाला बन गया। तो ये जो फॉर्मेट पेंटर है ये आपके बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर टास्क भी। ओके, अब अगर आपको इसके दरमियान कोई रो एंटर करनी हो, कोई रो डालनी हो, जैसे मैं एक डाटा सेट बना लेता हूँ, जैसे थर्ड है, मे बी ये हो सकता है कामरान, ये लाहौर से है, इसका कोई नंबर है। इसी तरह एक रिसोर्स अफजल, ये इस्लामाबाद से है, इसका भी कोई नंबर है। तो अगर ये डाटा यहाँ पे एंटर होता जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कामरान के ऊपर एक और रो ऐड हो जाए, इसके ऊपर मैं डाटा एंटर कर सकूँ। तो उस केस में मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जिस रो के ऊपर मुझे एक रो चाहिए, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। याद रखिएगा इसका आइकन देखना, ये प्लस का साइन किस तरह से आ रहा है। प्लस का साइन होना चाहिए जब आप सिलेक्ट कर रहे हो किसी सेल को। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे, शीट रोज, इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे एक रो ऐड हो गई है। अब यहाँ पे आप मजीद डाटा एंट्री कर सकते हो, जैसे फैसल, और ये डाटा यहाँ पे एंटर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपका कुछ डाटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे इसके फॉर्मेटिंग ऊपर वाली जैसी चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के जरिए से मैंने इसको ऊपर वाले डाटा की जैसा स्टाइलिंग कर दी। इसके ऊपर हम बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर भी लगे, तो आपका डाटा कुछ इस तरह से मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो प्रोसेस उसका भी सेम ही है। आप उस रो को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, उसके ऊपर जाके डिलीट शीट रोज पे क्लिक करोगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करोगे और डिलीट शीट कॉलम्स पे क्लिक करोगे, तो वो जो कॉलम सिलेक्टेड होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो ये है बेसिक फंक्शनैलिटीज। और अब हम क्या करने वाले हैं कि हम थोड़ा सा इसके जो डिफ़िकल्टी है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे और हम मज़ीद फीचर्स को जो एक्सेल के असल में जो फंक्शनैलिटीज हैं जिसकी वजह से ये मशहूर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि ये डाटा है इसका एक हम लेबल दे दें, जिसके अंदर इसके जो तमाम रोज हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो जितने सेल्स हैं जो इस टेबल के ऊपर आ रहे हैं, इस टेबल के ऊपर जितने जो जो सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएं और वो एक सेल बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो तीन सेल्स अब एक बन चुके हैं और उसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइनमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिसोर्स नेम्स, और इसको मैं अगेन फॉर्मेट पेंटर के जरिए से देखो, जो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेटिंग थी वो एक सेल के अंदर था, तो उसने क्या किया कि उसको सेम फॉर्मेटिंग के साथ ऊपर भी ऐड कर दिया। तो अब मुझे दोबारा इसको चूज करना है और इसको मर्ज एंड सेंटर करना है, तो ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं और ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है ये अपनी जगह कायम रहे। तो उसके लिए मैं इस शीट को छेड़ूंगा नहीं, मैं मजीद एक शीट बना लूंगा जो होगी शीट 2।
अब हम क्या करेंगे कि हम एक एग्जाम्पलरी एक चीज़ बना रहे हैं, एग्जाम्पलरी डाटा बना रहे हैं एक नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट का या नाइन्थ क्लास का बना रहे हैं इटसेल्फ। तो उस केस के अंदर हमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, उनके टोटल मार्क्स चाहिए होंगे और ऑब्टेन मार्क्स चाहिए होंगे। लेट्स सपोज मेरे पास स्टूडेंट नेम है, मेरे पास उनके ऑब्टेन मार्क्स हैं, उनके टोटल मार्क्स हैं और मे बी हम उसके ग्रेड ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इनका सीरियल नंबर। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम फटाफट से इसके अंदर डाटा एंटर कर लेते हैं, जैसे अली, अम्माद, ज़हूर। तो मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। अब मैं इनके ऑब्टेन मार्क्स ऐड कर रहा हूँ आउट ऑफ 100। ये 100 सभी के मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ पे एक खास चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस एक्सेल की। वो ये है कि जैसे इन सब के लिए मुझे यहाँ पे 100 को ऐड करना है, तो बजाय कि मैं सबको डाटा एंट्री करता फिरूँ, 100 सबका ऐड करता फिरूँ, मेरे पास एक और ऑप्शन था जो बहुत आसान ऑप्शन था। वो क्या है कि मैं इस डाटा को चूज़ कर लूँ, इस सेल को चूज़ कर लूँ। अब गौर कीजिएगा, इस सेल के बॉटम राइट के ऊपर जब मैं इसको होवर कर रहा हूँ, माउस को लेकर जा रहा हूँ, तो आइकन देखो ये वाइट प्लस से चेंज हो जाएगा ब्लैक प्लस के अंदर। ये जो ब्लैक प्लस है, ये कुछ डिफाइन कर रहा है, कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है। ये आइडेंटिफाई ये कर रहा है कि इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो हमें ऐड कर सकते हैं, जो हमें फीचर अलाउ कर रहा है। तो ये फीचर क्या है इसके अंदर कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर सकता हूँ। मैं इस प्लस को चूज करूंगा और यहाँ से नीचे ले आऊंगा। तो इन सबको ऐड करने के बजाय एक सिंपल वे था कि इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से इसका डाटा एंट्री कर दिया। तो मान लो कि अगर आपके पास एक क्लास के अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप हर एक के लिए डाटा एंट्री नहीं कर पाओगे। तो जितना आप इसको ऑटोमेट कर सको उतना आप ऑटोमेट करोगे। वो कैसे? तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर हैं, तो मैं 1 2 3 एंटर करने के बजाय क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे इसको चूज करूंगा। जैसे देखिएगा, 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये डाटा एंट्री कर देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, इसने तो 1 1 1 हर जगह डाल दिया। मुझे तो सीरियल नंबर चाहिए था। तो सीरियल नंबर डालने के लिए बाज़ दफ़ा आपको कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बॉटम राइट के ऊपर आओगे, इसको क्लिक करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे। अब कंट्रोल प्रेस करने के बाद देख रहे हो कि प्लस के ऊपर एक और प्लस ऐड हो गया। तो कंट्रोल जो है ये एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कर देता है इस ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर। तो आपको कंट्रोल को फिर से प्रेस करना है। प्लस का साइन जब आ जाए, आप इसको यहाँ से ड्रैग ड्रैग करोगे और ड्रॉप करोगे तो देखो इसने ऑटोमेटिकली इसको फिल कर दिया। तो ये एक खास चीज़ है इस एक्सेल की, जिस वजह से ये प्रोडक्ट बहुत मशहूर हुई थी बैक इन 1990s। तो हम इस फीचर को इस्तेमाल करने वाले हैं। खासतौर पे अगर आप एसईओ की बात करो तो एसईओ के अंदर आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स के साथ खेलना पड़ेगा। और जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे या एक सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव बनोगे, तब आपका मोस्टली जो काम चलेगा वो एक्सेल के ऊपर ही हो रहा होगा, या एक्सेल के ऊपर या फिर गूगल शीट्स के ऊपर। अब यहाँ पे मैं कुछ इसके ऑब्टेन मार्क्स ऐड कर लेता हूँ, जैसे 85, किसी के 62, कुछ यहाँ पे जस्ट रैंडम डाटा मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये सबके ऑब्टेन मार्क्स थे। तो अब यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकता हूँ। ऑपरेशन से मुराद कि आपको पता होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। मैथमेटिक ऑपरेटर्स जिसे हम कहते हैं, वो ये हैं कि हम यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर भी हमें ये फीचर्स मिल रहे हैं कि हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम ग्रेटर देन या फिर लेस देन का ऑपरेटर हमारे पास होता है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होगा, वो इस बार के अंदर, ये जो ऊपर बार आ रही है ये फंक्शन का मतलब है इसका, ये देखो इंसर्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आप इसको छोड़ दो और इस पे ज़्यादा ध्यान ना दो, सिर्फ इस बार की तरफ ध्यान देना कि इस बार के अंदर जो सबसे पहले आपको काम करना है फॉर्मूला लिखने के लिए, वो इक्वल्स टू का साइन है। आप इक्वल्स टू के ऊपर क्लिक करोगे
और उसके बाद जो भी आपको इससे ऑपरेशन लेना है वो इसको प्रोवाइड करोगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि 85 प्लस 100 कितने होते हैं, तो ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा 185। कूल। अगेन मुझे बताओ कि 100 माइनस 85 कितने होते हैं, 15। 100 मल्टीप्लाई 85 बता दिया इसने दोबारा से इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 85। तो इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस इसके ऊपर इस तरह से परफॉर्म होंगे, पहले आपको इक्वल्स टू का साइन डालना होगा और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे खुद से एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है अनऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स वो ऑब्टेन नहीं कर सका। सिंपल फार्मूला होगा 100 माइनस जो उसके ऑब्टेन मार्क्स थे, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने मार्क्स वो नहीं ले सका। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू 100 माइनस 85। लेकिन इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं बजाय कि 100 लिखूं, मैं इस सेल का रेफरेंस दे दूंगा। अभी देखो कि D3 बन रहा है सेल का रेफरेंस, तो D3 इज इक्वल टू व्हाट, 100। तो बजाय कि मैं यहाँ पे 100 लिखूं, मैं अगर इसका रेफरेंस दे दूंगा तो इसका मतलब तो यही बनता है ना कि D3 इज इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि D3 से माइनस कर दो C3। ठीक है, इटसेल्फ इसका मतलब यह बनता है कि 100 माइनस 85। तो यहाँ पे मैं जब एंटर करूंगा तो उसने ऑब्टेन्ड मार्क्स बता दिए 85। अब मुझे फार्मूला सब पे अप्लाई करने के लिए एक एक को नहीं लिखना, बल्कि वही ड्रैग एंड ड्रॉप का फार्मूला, ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड, कि इसको सेल को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद इसके नीचे आना है, प्लस का साइन आएगा। इस बार कंट्रोल प्रेस नहीं करना, आप सिंपली इसको ड्रैग कर दोगे तो फार्मूला सारे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। इमेजिन कि आपके पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, तो कितना आसान हो जाएगा ये ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड एक मेथड है। दूसरा मेथड कि आप क्या कर सकते हो कि इसके ऊपर आके डबल क्लिक कर दोगे, तब भी इस पे अप्लाई अप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं। कूल। तो आपके पास आइडिया हो गया, आपको आइडिया हो गया कि आप किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज कर सकते हो। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दूँ। यानी फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करना चाह रहा हूँ कि जो 40 से नीचे हैं जिनके मार्क्स। तो एक मेथड ये कि मैं इन सबको वन बाय वन चेक करना शुरू करूं। जैसे ये 23 है तो इसको मैं रेड कर दूं, 25 इसको भी रेड करना है, 36 ये भी रेड होना बनता है। तो मान लो कि ये स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो चुके हैं। तो अब एक एक को चूज करना किया जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जब डाटा थोड़ा हो तो यही करना ही चाहिए। लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो तब उस केस में आपको क्या करना है, उस केस के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस डाटा को चूज करना है। सिलेक्ट कर रहे हो ना इस डाटा को, ये डाटा जब चूज हो जाए आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। ये स्टाइल्स के अंदर फीचर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेस देन का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और लेस देन का फॉर्मूला, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 40 हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो इसको हम लेस देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 40। तो इसने वो तमाम जो स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स लेस देन 40 होंगे उनको हाईलाइट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक वे के अंदर इसकी हाईलाइटिंग हो जाएगी और इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसके नाम से जाहिर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, किसी कंडीशन की बेस के ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग हो रही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको किसी और तरह से, लाइक ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 85 प्लस हैं या 80 प्लस हैं उनको हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेटर देन, जिनके मार्क्स 80 हैं वो हाईलाइट हो जाए, लेकिन उनको रेड नहीं करना बल्कि उनको ग्रीन करना है। तो ये देखो इसको ग्रीन कर देगा। तो ये मजीद कुछ फीचर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। इसको आप यहाँ से ओके करोगे तो वो उनको हाईलाइट कर देगा। अगर हम इसके ऊपर दो अप्लाई करके देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन 40,
तो उसने ये दोनों निकाल के हमें दिखा दिया कि जिनके मार्क्स 85 80 से प्लस थे उनको ग्रीन कर दो, जिनके मार्क्स 40 से नीचे थे उनको रेड हाईलाइट कर दो। तो दोनों हाईलाइट हो गए। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको एक फिल्टर अप्लाई कर दें। फिल्टर कैसे? क्या करने वालों कि इसको डुप्लीकेट करने वालों सारे डाटा को, ताकि हम इसको बड़े डाटा के साथ समझ सकें इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर दूंगा। ठीक। और तो ये हमारा डाटा बन चुका हुआ है। ठीक है। इसके अंदर कंडीशंस भी अप्लाई हो चुकी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कंडीशंस हटा दूँ, मुझे फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आ रही। तो इसका सिंपल मेथड है कि आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाओगे और क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, इस पर क्लिक करोगे तो तमाम जितने रूल्स अप्लाई हुए होंगे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले होंगे वो तमाम रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अब हम इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। फिल्टर्स कैसे अप्लाई होंगे? तो आपको जहाँ पे डाटा लिखा गया है उस डाटा के ऊपर क्लिक करना है और डाटा में जाके फिल्टर का ऑप्शन, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप यहाँ भी क्लिक करके करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो मे बी हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं जैसे हम डाटा को डुप्लीकेट रिमूवल करेंगे तो उस केस में काम नहीं करेगा। तो बेहतर प्रैक्टिस यही रहेगी कि आप डाटा के अंदर सिलेक्शन करो और उसके बाद यहाँ से डाटा में जाओगे और डाटा में जाने के बाद फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो ये देखो इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन आइकन्स हैं ये अपीयर हो गए हैं। ये जो ड्रॉप डाउन आइकन्स हैं ये असल में फिल्टर्स हैं और ये बहुत सारे कंट्रोल्स हमें देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना चाहता हूँ, जिसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, सॉर्ट करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब अगर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूंगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो वो क्या कर रहा है कि जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा थे उनको टॉप के ऊपर हाईलाइट करवा रहा है और जिनके मार्क्स सबसे कम थे उनको नीचे लेके जा रहा है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गई, बड़े से छोटे की तरफ। अब अगर मैं इसके ऊपर से फिल्टर रिमूव कर देता हूँ तो ये देखो कि इसका क्या हो रहा है कि इसने फिल्टर्स तो रिमूव हो गए लेकिन जो इसकी जो सॉर्टिंग है वो बरकरार रही। तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं यूजिंग सीरियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा से फिल्टर अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार मैं शॉर्ट की यूज़ करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए। और यहाँ से मैं दोबारा से इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा तो ये अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर ये सॉर्टिंग हमने देख ली, अब हम इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। फिल्टर्स कैसे अप्लाई होंगे कि आप यहाँ पे नंबर फिल्टर्स पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, मे बी जो भी आप इसके फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे देखना चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन, ऐसे वैल्यूज़ जो 80 से प्लस हैं वो हमारे सामने आ जाए। तो वो तमाम वैल्यूज़ हमारे सामने आ गई जो 80 से प्लस थी। तो ये तमाम वैल्यूज़ यहीं पे होंगी। अब अगर जैसे मैंने पहले फ़िल्टर्स रिमूव किए थे, अब अगर मैं फ़िल्टर्स को रिमूव कर देता हूँ तो देखो ये डाटा वापस अपनी पहली वाली हालत में आ गया। सॉर्टिंग के अंदर पहली वाली हालत में वापस नहीं आता अगर आप फ़िल्टर्स को रिमूव कर दो, लेकिन फ़िल्टर्स के अंदर क्योंकि वो स्क्रीनिंग हो रही है, वो छांटी करके आपको डाटा दे रहा है, तो जैसे ही आपने फ़िल्टर रिमूव किया तो फ़िल्टर पहली वाली हालत में वापस आ जाएगा। तो हमने फ़िल्टर्स भी देख लिए। फ़िल्टर्स को थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ कि इसके अंदर नंबर फ़िल्टर्स भी अप्लाई हो जाते हैं। आप यहाँ से फ़िल्टर्स को चूज़ कर सकते हो, प्लस आप यहाँ से वैल्यूज़ को भी चूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 23 वाली वैल्यू आपके सामने आए तो आप 23 को चूज़ कर लो और यहाँ से ओके कर सकते हो। या एक और तरह से इसके ऊपर आप खेल सकते हो कि आप नेम के ऊपर जाओगे और देखोगे कि जितने भी यहाँ पे आतिफ की वैल्यूज़ हैं उसको ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी आतिफ थे सबकी वैल्यूज़ हमारे सामने आ गई। तो जो फिल्टर्स हैं वो इस तरह से अप्लाई होंगे। इसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल शिफ्ट एल है और फिल्टर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। सेम सेम फीचर है कि अगर आप डाटा और फिल्टर्स की तरफ जाते हो या फिर आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एल पे प्रेस करते हो। ठीक है। इसके अंदर एक लास्ट चीज़ कि अगर हम इसका जो डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई होंगी कि हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक मेथड है।
तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं उसको चूज़ कर लूँगा, और ये चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर एक शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन की। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से जब आप बी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरह से सारी जो कॉलम है उसको चूज़ कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नेम की बेस के ऊपर डुप्लीकेट फाइंड कर लूँ, ताकि जो डुप्लीकेट्स इसके अंदर होंगी उसको मैं रिमूव कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे कॉलम को चूज़ कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, और यहाँ पे गिवन है डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो उसने डुप्लीकेट वैल्यूज़ मुझे दिखा दी। ओके कर देता हूँ, तो ये तमाम वैल्यूज़ डुप्लीकेटेड हैं। अब इनकी डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्या करना है कि मुझे यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, डाटा, और यहाँ पे है एक ऑप्शन, एक सेकंड, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट ऑल, कॉलम नेम, ओके करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। अब तमाम वैल्यूज़ यूनिक हैं। तो आप इन मेथड के ज़रिए से डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो एमएस एक्सेल के अंदर हम इससे मज़ीद नहीं देख रहे किसी भी चीज़ को, तो जो भी चीज़ होगी इसी के अराउंड घूम रही होगी। तो इसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस पे क्लिक करोगे, और मोर ऑप्शंस, अगर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं तो आप ब्राउज करने के बाद जहाँ पे डाटा को सेव करना चाहते हो उसको वहाँ पे सेव कर लोगे। तो इस तरह से ये डाटा सारा सेव हो जाएगा, और उसका जो नेम होगा वो कोई मीनिंगफुल नेम होगा, मे बी डेट हो सकती है या फाइल का नेम हो सकता है। मेरे केस में क्या है, कोर्स ट्रेनिंग, और यहाँ पे मैं डेट ऐड कर दूंगा, आज की डेट 10/9/2023, और इसको यहाँ से एंटर कर दूंगा। तो ये, हाँ, इसके अंदर आप स्लैशेस ऐड नहीं कर सकते, आपको डैशेस डालनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं।